पुतिन के दफ्तर पर हत्या के लिए ड्रोन से अटैक किया गया था, लेकिन पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि कल ही नहीं, इससे पहले कई और ऐसे मौके रहे जब रूस के साथ में राष्ट्रपति पुतिन पर हमले की योजना बनाई गई। 1942 के बाद पहली बार क्रेमलिन पर अटैक ये किया गया है और इससे पहले पुतिन को मारने के लिए 2012, 2002, 2003 में भी असफल प्रयास किए गए हैं। क्रेमलिन पर हुए हमले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन बाल बाल बच गए। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश पहले भी कई बार रची जा चुकी है। और क्रेमलिन हमले के बाद तो ऐसा लगा कि पुतिन को मारने का पूरा प्लान तैयार था। इससे पहले भी पुतिन को मारने की अब तक 6 बार साजिश रची जा चुकी है। ये दावा रूस ने खुद किया कि पुतिन की हत्या के लिए 6 बार प्रयास किए गए। दावा किया गया कि पिछले साल मई में भी पुतिन को मारने का प्लान था, लेकिन वो किसी तरह बच गए। चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस किरिलो बुडानोव ने इसका पर्दाफाश किया। लेकिन पुतिन की हत्या का प्रयास सफल नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि साल 2012 में चेचन लड़ाकों ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। उनका टारगेट मॉस्को में पुतिन की हत्या करना था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले साल 2002 में पुतिन को अजरबैजान दौरे के दौरान मारने की कोशिश की गई। वहाँ इराक के एक शख्स ने पुतिन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गए। बाद में हमलावर को पकड़ लिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। इसी साल नवंबर 2002 में पुतिन को मारने की एक और कोशिश की गई। इस बार उनकी कार को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर सड़क पर बम रख दिया था ताकि वहां से गुजरते वक्त पुतिन की कार ब्लास्ट हो जाए। 2003 में पुतिन को मारने का एक और प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस के एक एंटी टेरर स्क्वाड ने पुतिन को मारने की साजिश नाकाम कर दी और 2 संदिग्ध हत्यारों को पकड़ लिया गया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ गए। दावा है कि उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के करीब बंकर बनाने के लिए गड्ढे खोदे और इसी दौरान वो रेडिएशन की जकड़ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रेडिएशन की वजह से रूस के उन सैनिकों को उल्टी की शिकायतें हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। जानकारी के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास रेड फॉरेस्ट इलाके में बंकर बना रहे थे, जबकि इस इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक माना जाता है, क्योंकि 1986 में सोवियत संघ के शासन के दौरान वहाँ चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में परमाणु कचरा दफन हो गया था। दावा है कि रूसी सैनिक गड्ढा खोदते वक्त उसी परमाणु कचरे की चपेट में आ गए। हालांकि रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस की सेना ने वहां अपने कई बंकर भी बना लिए और यूक्रेन के खिलाफ हमलों के लिए उनका इस्तेमाल किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इलाके के लोगों ने रूसी सैनिकों को वहां रेडिएशन के खतरे की बार बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जंग से जुड़ी आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ये हमला भी ड्रोन से ही किया गया है। खबर के मुताबिक रूस के एलास्की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। क्रेमलिन के साथ साथ एक और बड़ा धमाका यूक्रेन की ओर से किया गया है। डर दिखाने में लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर अपने पास समंदर से गुजर रहे तेल के एक टैंकर को जब्त कर लिया। अभी 6 दिन पहले भी ईरान ने तेल का एक टैंकर अपने कब्जे में ले लिया था। तब भी अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी, लेकिन ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा और अमेरिका ने बताया कि ईरान ने फिर तेल का एक दूसरा टैंकर जब्त कर लिया। इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के उस टैंकर के इर्द गिर्द नावों का झुंड नजर आया। अमेरिका ने दावा किया कि ये ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी की नावें थीं, जिन्होंने जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका रास्ता बदलकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की तरफ मुड़ने को मजबूर किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये वाला तेल का टैंकर भी दुबई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए यूएई के ही दूसरे शहर फुजैरा जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाता, ईरान ने उसे रास्ते में रोक लिया। रूस यूक्रेन की जंग जारी है, लेकिन अमेरिका जनरल केवोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस इस जंग को जीत रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है। रूस की सेना यूक्रेन की सेना से बड़ी और ज्यादा ताकतवर है। यूक्रेन रूस की बराबरी न तो पैसे से कर सकता है और न ही उसके पास रूसी जैसे बड़े बड़े सैन्य ताकत और हथियार है। उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका के जनरल केवोली ने दावा किया कि रूस यूक्रेन से जंग जीत रहा है क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन की सेना से बहुत ताकतवर है।
90 के दशक तक रूस का हिस्सा रह चुका यूक्रेन हर मामले में रूस से पीछे हो गया। ना तो वो रूस की बराबरी पैसे से कर सकता है, ना ही उसके पास रूस जैसी बड़ी सैन्य ताकत। इसीलिए रूस कभी भी उसे धूल चटा सकता है। यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस जैसे देश का मुकाबला कर सके, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग को 14 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कब तक यूं ही जारी रहेगी। हालांकि दोनों देशों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक दोनों ही देश सीधे सीधे बातचीत को टेबल पर आने से बचते रहे, लेकिन भारत, चीन समेत अन्य देशों के माध्यम से दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बातचीत करने पर बात कही थी। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचानी शुरू कर दी और दोनों देशों के बीच जंग जारी रही। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन दावा किया गया है कि एक साल में यूक्रेन के 3 लाख से ज्यादा सेना के जवान मारे गए। उधर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले और दावा का है कि रूस यूक्रेन में अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि रूसी रणनीतिकार अपने बनाए प्लान में फेल हो गए और आने वाले वक्त में वो अपनी इस हार को समझेंगे और रूस को शांति वार्ता के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि जब तक यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश खड़े हैं, वो जीतने वाला नहीं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि कीव की फंडिंग को जारी रखने की शर्त अब ये होगी कि यूक्रेन का काउंटर डिफेंसिव अटैक कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अहम दावा करते हुए यूएस जनरल कैवोली ने माना है कि रूस जंग को जीत रहा है। इस बीच नेटो के एक ऐलान के बाद चीन की चिंता बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो ने कहा कि वो जल्द ही जापान में अपना दफ्तर खोलने वाला है, जिसके बाद ये लगभग तय माना जाने लगा कि जल्द ही जापान भी नेटो में शामिल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में आए दिन जापान से उलझता रहता है, जहां जापान की मदद के लिए अभी तक सिर्फ अमेरिका मौजूद होता था। पर अगर वहां नेटो ने एंट्री ले ली तो इस लड़ाई का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि चीन को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ही नेटो ने ये प्लानिंग की, ताकि हिंद प्रशांत महासागर में चीन को करारा जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो ने अभी जापान को अपने संगठन में शामिल करने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि वो टोक्यो में अपना एक आधिकारिक दफ्तर खोलने जा रहा है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जापान नेटो का सदस्य बन जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के इस ऐलान के बाद शी जिनपिंग टेंशन में आ गए, क्योंकि जापान में नेटो का दफ्तर खुलने का मतलब यह है कि वहां 24 घंटे नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं तैनात रहेंगी। और ऐसे में चीन का जापान की तरफ बढ़ना भी उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक नेटो जापान में अपना दफ्तर खोलकर हिंद प्रशांत महासागर के आसपास मौजूद देशों की मदद भी करेगा, जिनमें जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। मतलब नेटो जापान और दक्षिण कोरिया के जरिए चीन को चित्त करने की तैयारी में है। बताया गया कि नेटो के इसी तरह के कई दफ्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत बाकी सदस्य देशों में हैं और उम्मीद जताई गई कि अगले साल तक जापान के टोक्यो में भी नेटो का दफ्तर खुल जाएगा, जिससे समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चीन को घेरने की तैयारी जोरों पर है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ताकतवर मिसाइलें बनाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों को चीन सीमा के पास तैनात किया जाएगा, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने हथियारों का दम दिखाया, उससे आशंका जताई गई कि वो कभी भी हमला कर सकता है। इसी डर से ताइवान ने खुद भी ताकतवर हथियार बनाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ताइवान को लगातार मिल रही अमेरिका की मदद से वो भड़के हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसीलिए ताइवान अब TK-3 मिसाइल को बनाने में जुट गया। दावा तो यह भी किया गया कि यह मिसाइल पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक TK-3 मिसाइलें अमेरिका की मदद से ताइवान में बनाई जा रही हैं, जिनमें कई मिसाइलें फरवरी में ही तैयार हो चुकी हैं। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक चीन के तेवर को देखते हुए इन मिसाइलों को जल्द ही चीन की सीमा के पास तैनात किया जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इसीलिए ताइवान भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक TK-3 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है, जो पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर सकती है। यही नहीं, इसकी रेंज को 100 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसे खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट पर निशाना साधने के लिए बनाया गया है। TK-3 मिसाइल का आकार तीर की तरह होता है, इसीलिए इसे स्काई बो के नाम से भी जाना जाता है। मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से हमला, 2 ड्रोन से क्रेमलिन पर हुआ अटैक। रूस का यूक्रेन सरकार पर पुतिन को मारने की कोशिश का आरोप। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला वोट। राजनाथ सिंह गोमती नगर में करेंगे मतदान।
गोवा में आज से एससीओ के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी होंगे शामिल। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं। अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं। साथ आपके खड़े रहते हैं, बुलंद करते हैं आपकी आवाज। सही के लिए गलत से लड़ते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बा है और ये जज्बा रहेगा हरदम कायम। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर भी हमला हो सकता है। मतलब यह कि जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन के सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली। क्रेमलिन पर हमला और कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी। इसके लिए उनकी सेना पुतिन के जवानों का ध्यान भटकाने में जुटी है। इसी वजह से कर्ज ब्रिज के करीब ही एक हफ्ते में 2 बार हमले किए गए। कहा जा रहा है ये जेलेंस्की की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि रूस की सेना का ध्यान भटक जाए और उनकी फौज कर्ज ब्रिज को धमाका करके उड़ा दे, जैसा कि उसने पिछले साल 8 अक्टूबर को किया था। उस वक्त भी पुतिन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी थी कि उनके लिए युद्ध में संजीवनी साबित हो रहे कर्ज ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर को वो हो गया जो पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा रूस दहल उठा था। और अब दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने पुतिन को वैसी ही एक और बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उनकी सेना छोटे छोटे हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने में लगी है। ऐसा ही एक हमला क्राइमिया के एक गांव में मौजूद बड़े तेल डिपो पर हुआ, जिसकी कई तस्वीरें रूस के मीडिया ने शेयर की। इन तस्वीरों में तेल डिपो किसी ज्वालामुखी जैसा नजर आया। वहां लगी आग सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकती दिखाई दी। तेल डिपो से निकलने वाले काले धुएं ने वहां के आसमान को ढक लिया और कुछ ही पलों में वहां हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही तेल डिपो में लगी आग भड़कती चली गई। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी। यानी एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर दूसरी बार धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह हमला जिस जगह पर किया गया वो कर्ज ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर ही हमला बोल दिया और इसे ही कर्ज ब्रिज पर हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में उस पुल पर फिर हमला हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा रखा है। मॉस्को पर यह ड्रोन हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में भी जेलेंस्की ने दिखा दिया था कि वो पुतिन पर कितनी आसानी से वार कर सकते हैं। जब उनकी सेना ने कर्ज ब्रिज को बर्बाद करने के लिए धमाका किया था, उस हमले में पुल का एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया था। कर्ज ब्रिज पर हुए विस्फोट की वो भयंकर तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और जेलेंस्की के सलाहकार रहे एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि ऐसे ही एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इस बार 8 अक्टूबर जैसा हमला हुआ तो फिर पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो यूक्रेन पर मौत बरसा देंगे, जैसा पिछली बार हमले के बाद उन्होंने किया था। तब रूस ने कीव समेत 7 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाकर कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला लिया था। क्योंकि कर्ज ब्रिज पुतिन की बड़ी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। यही वो पुल है जो रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। मतलब यह कि रूस की सेना को भारी भरकम हथियारों के साथ क्राइमिया तक आसानी से यही पुल पहुंचाता है। और इसी वजह से कर्ज ब्रिज पर लगी एक भी चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछली बार भी हमले के तुरंत बाद पुतिन ने पुल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो खुद कर्ज ब्रिज पर गाड़ी चलाकर गुजरते दिखाई दिए थे। रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने वहां ये ब्रिज बनाना शुरू किया, क्योंकि रूस और क्राइमिया के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं था। 2018 में कर्च स्ट्रेट पर बना यह पुल तैयार हुआ। कर्च स्ट्रेट काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है और रूस काला सागर के इलाके और यूक्रेन के दक्षिण में अपनी सेना और अपने हथियार भेजने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जेलेंस्की ने एक बार फिर बर्बाद करने की ठान ली है।
और सिर्फ मॉस्को और कर्जब्रिज ही नहीं, रूस का एक शहर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। रूस ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर दूसरी बार ब्रयांस्क शहर में उसकी ट्रेन पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि यह हमला भी रूस के ब्रयांस्क शहर में ही हुआ। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा के काफी करीब पड़ता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस के शहरों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलग्रद शहर को तो कई बार ड्रोन से निशाना बनाया गया। बेलग्रद शहर में कभी किसी तेल डिपो को ड्रोन हमले से बर्बाद किया गया, तो कभी हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। लेकिन अब बेलग्रद के साथ ही रूस के ब्रयांस्क शहर में भी बार बार धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तो लगातार 2 बार वहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। एक रोज पहले ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए और वहां रूस के कई अधिकारी जांच करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने